हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल है आप सबका? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चलिए यार, मैं भी मस्त। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट कर दिया था और मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो यार मैं बता दिया था, ठीक। तो आज हम लोग फिर से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पहले यार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था। तो चल यार, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यार तुम लोग को यहाँ पे हेडिंग डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं 5 मिनट के लिए केवल उसी चीज को थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। फिर से एक बार आप लोगों को फील करा देता हूं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता क्या है। चल, तो सबसे पहले यार डिप्रेशन, देखिए ज्यादा डिटेल में आप लास्ट लेक्चर देख लो, ठीक है ना, तो और अच्छे समझ में आ जाएगी। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो यहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यार मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा यहाँ। सबसे पहली बात यार, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो डिफाइन किस तरह से किया था फ्रीजिंग पॉइंट को? टेम्परेचर एट विच, सुन ले यार ध्यान से, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। क्या बोला, समझ में आया? नहीं आया? चलिए यहाँ पे तुम लोग ध्यान दें। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। जरा यार समझना तुम लोग, प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा होगा उसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कह देंगे। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट की बात की गई है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट का कौन सा फॉर्म लेना है हमें? सॉलिड फॉर्म लेना। अब बात आती है यार, हो सकता है दिमाग में आपको खटक रहा हो यार, सॉल्वेंट का सॉलिड और सॉलिड भी वेपर प्रेशर, मतलब सॉलिड क्या वेपर बनाता है? यस बनाता है। अब तक यार मैंने बताया था कि जनरली सॉलिड क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब वो वेपर फॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन वो जनरल स्टेटमेंट था, ठीक है ना। जैसा कि ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये सब क्या है? वोलेटाइल नहीं होता, नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब इसके वेपर नहीं बनते और इनका कोई वेपर प्रेशर नहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन हर एक सॉलिड के साथ ऐसा नहीं है। जैसे यदि मैं वाटर के सॉलिड की बात करूं, वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या होता है? आइस। क्या आइस वेपर फॉर्म नहीं करता है? बता यार, बता, करता है कि नहीं करता है? करता है ना। कैसे? मान ले यार किसी कंटेनर में तुम आइस रखे हो, आइस रखे हो, उसको कंटेनर को ढक दिए, कवर कर दिए, तो क्या तुम्हें आइस के वेपर्स नहीं दिखते हैं? कंटेनर के जो कवर होता है उसके ढक्कन पे दिखता कि नहीं दिखता? दिखता है ना। इसका मतलब क्या? आइस भी यार वेपर बना रहा होगा, तभी तो यार वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखते हैं उसके ऊपर कवर पे। तो इसलिए सभी जगह ये कहना बात सही नहीं है कि सॉलिड नॉन वोलेटाइल होता है, ऐसा कहना सही नहीं। सॉलिड वोलेटाइल हो सकता है, ठीक। तो यार यहाँ पे देखो क्या बात कहा गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। हाँ, एक चीज यार ध्यान रखना, प्योर सॉलिड के केस में क्या होता है? वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है। क्या बोला मैंने? बहुत ही कम होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यार सॉलिड के पार्टिकल्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। यदि स्ट्रांगली हैं तो यार उनका वेपर में जाने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का बंधन जो है ना बहुत ही स्ट्रांग है। क्लियर? लेकिन यार लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात करूं तो वो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? लिक्विड में मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होता है लिक्विड में। और लिक्विड में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वेपर ज्यादा बनाएंगे। यदि वेपर ज्यादा बनाएंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। और सॉलिड सॉल्वेंट की बात करूं तो वेपर प्रेशर बहुत ही रिलेटिवली बहुत ही कम होता है। तो अब यदि हमें किसी भी सब्सटेंस को फ्रीज कराना, मान ले यार हमारे पास वाटर है, इसमें क्या है यार बता, इसमें वाटर लिक्विड है, इसको हमको फ्रीज कराना, यहाँ पे आइस और यहाँ पे वाटर। यदि इसको फ्रीज कराना तो इस वाटर का वेपर प्रेशर इस आइस के वेपर प्रेशर के बराबर करना पड़ेगा। अब खुद से सोच यार, यदि इस वाटर को आइस के वेपर प्रेशर के बराबर करना है, मतलब इसका वेपर प्रेशर को तुम ही बता, कम करना है कि ज्यादा करना है? वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है ना। और आइस का वेपर प्रेशर पहले से बहुत कम है, आइस का वेपर प्रेशर बहुत ही कम है, तो इसका वेपर प्रेशर कम कैसे होगा? टेम्परेचर कम कर या टेम्परेचर बढ़ाकर, खुद ही बता। बहुत ही सिंपल है यार, टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर जैसे कम कर देंगे यहाँ वेपर बनना कम हो जाएगा, और वेपर बनना कम हो जाएगा तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब इसका वेपर प्रेशर इस आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कह देंगे। क्लियर है? क्लियर है?
चलिए उम्मीद है यार आप लोग यार क्लियर हो गया होगा फ्रीजिंग पॉइंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद रहेंगे। हम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट नहीं समझना था, हमें समझना क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों ऑब्जर्व होता है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, यदि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है तो कब जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो डिप्रेशन ऑब्जर्व होता है। ध्यान से सुनना यार, मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। कब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूंगा, जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यार ध्यान से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यदि मैं ऐड कर दूं तो ऐसे में फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का डिप्रेस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब क्या, मान ले यार मैं प्योर वाटर की बात करूं तो प्योर वाटर कितने टेम्परेचर पे फ्रीज करता, बता यार बता, कितना टेम्परेचर पे फ्रीज करता, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है। लेकिन मैं उसी वाटर में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दूं, लाइक मैंने यूरिया ऐड कर दिया। यदि मैं यूरिया ऐड कर देता हूं, यूरिया क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और यदि मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उस प्योर वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो उस वाटर को फ्रीज कितने पे करना चाहिए था, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अब वो वाटर प्योर वाटर नहीं रहा, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स हो चुका है और इसलिए अब वो सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन हो चुका है। और सॉल्यूशन भी कैसा, सॉल्वेंट जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड है। तो ऐसे में अब उस सॉल्यूशन के यदि हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें ना तो अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं करेगा। ध्यान से सुनना यार, नहीं समझ में आया मेरी बात को तो फिर से सुनना। यदि हमारे पास प्योर वाटर है तो ये कितने टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा था, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मान ले मैंने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो ऐसे में अब वो सॉल्वेंट प्योर नहीं रहा, वो सॉल्यूशन बन चुका है और अब हमें उस सॉल्यूशन को फिर से फ्रीज कराना है। यदि हमें फिर से फ्रीज कराना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। पहले तो जब वाटर प्योर था तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं करेगा, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट और पहले से कम हो जाएगा। मतलब कम का मतलब क्या, 0 डिग्री सेल्सियस से निगेटिव में चला जाएगा, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री, -2.5 डिग्री ऐसा हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, पहले यार ये चीज समझो, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्यों डिप्रेशन ही ऑब्जर्व होता है फ्रीजिंग पॉइंट में। पहले तो आपको यार ये समझना है कि डिप्रेशन का मतलब क्या है। तो डिप्रेशन का मतलब क्लियर है ना, प्योर सॉल्वेंट, मान लो यार हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट का मतलब कोई सॉल्यूट इसमें ऐड नहीं था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान ले यार 0 डिग्री सेल्सियस था, क्लियर। अब यदि मैं इस प्योर सॉल्वेंट में यदि ऐड कर दूं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, माइनस मान लेते हैं यार -1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या दिखे, सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो माइनस में जा चुका, मतलब डिप्रेस हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसे ही हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऐड करते हैं। लेकिन जब मैं एलिवेशन, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते थे, किसी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट समथिंग था, लेकिन जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते तो बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का आता था वो पहले से बढ़ जाता था, मतलब एलिवेट हो जाता था बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए हम लोग वहां टर्म यूज करते थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। लेकिन हम लोग जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस आप लोग यार समझना, बॉइलिंग पॉइंट में तो एलिवेशन ऑब्जर्व होता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ऑब्जर्व होता है। अब बात आती है यार कि डिप्रेशन ही क्यों ऑब्जर्व होता है, तो चलिए यार नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ही क्यों ऑब्जर्व होता है। ठीक, तो यार ये सब ऑलरेडी यार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सब पहले ही पढ़ाया हूँ, इसलिए नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग लास्ट लेक्चर को एक बार फिर से देख सकते हो। चल तो यार यहाँ पे फिर मैं इसे मिटाकर समझाता हूँ। अब हम लोग समझेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मैं 2 तरीके से समझाता हूँ। पहला यार लॉजिकली किस तरह से समझोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है ना। लॉजिकली का मतलब क्या यार, फीलिंग, यार जब तक फीलिंग नहीं आएगा ना तब तक यार मजा आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए यार किसी भी चीज़ को फील करना पहले जरूरी है, इमेजिन करना जरूरी है, तभी यार उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट जगेगा। तो चल यार पहले समझते हैं डिप्रेशन का मतलब क्या है और क्यों ऑब्जर्व होता है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। ठीक, देखिए पहले हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ध्यान से सुनना थोड़ा। हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, इसको मैं सॉल्वेंट लिख देता हूँ, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। अब मैं इस वाटर में, जब सॉल्वेंट में मैंने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगा तो देखो यार होगा क्या, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगा तो ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, ये क्या है, सॉल्यूट है। क्या है बच्चों, सॉल्यूट है, बोल क्या है, सॉल्यूट है। अब जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो तुम ही लोग बता यार,
पहले सॉल्वेंट के बीच का देख रहे हो, पहले हर जगह सॉल्वेंट ही था। इधर भी मैं बना देता हूँ, पहले क्या था, केवल सॉल्वेंट था। पहले 0 या फिर मान लो या T डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट इसका T डिग्री सेल्सियस था। मतलब T डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड जो था ना वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा था। समझ में आ रहा है? ये लिक्विड क्या था, सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा था। मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास आ रहे थे, क्लोज आ रहे थे और सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जा रहा था। लेकिन जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो देखो यार हुआ क्या, यहाँ पे ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये जो गोल गोल दिख रहा है ना ये सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल वो ऐसा वाला लाइन है, ठीक है ना यार, समझना तुम लोग थोड़ा, ये सब क्या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाने से क्या हो गया, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये वाला सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, ये जो लाइन दिख रहा है स्ट्रेट लाइन छोटा छोटा, ठीक है ना, और ये गोल गोल दिख रहा है सॉल्यूट दिख रहा है। तो जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो हुआ क्या, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अब दूर दूर चले गए। समझ में आया? देखो सॉल्यूट यार इस दोनों के बीच में आ गया ना, यदि इस दोनों के बीच में सॉल्यूट आ गया तो ऐसे में इस दोनों सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से कम हो गया, और हमें इसे फ्रीज कराना है। फ्रीज कब होगा, जब ये दोनों सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास आएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब पास आएंगे तभी ये फ्रीज करेगा। अब बात आती है यार पास हम लाएंगे तो लाएंगे कैसे लाएंगे, तो हमारे पास यार एक ही हथियार है, वो क्या है, टेम्परेचर है। और टेम्परेचर को तुम ही लोग बताया, हमें बढ़ाना पड़ेगा या टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा अब सॉलिड को पास लाने में। खुद बता क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है यार, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा जिससे कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स पास आकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो यार अब यदि यहाँ पे पहले T डिग्री सेल्सियस पे ही पास आ जा रहा था, ये सॉलिड में कन्वर्ट कर जा रहा था, अब तुम ही लोग बताओ यहाँ पे क्या अब T डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज करेगा, पास आएगा कि और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और पहले से कम करना पड़ेगा जिससे कि मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के वो पास आकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे समझ लो ना, यहाँ पे फ्रीजिंग डिफिकल्ट हो चुका है, यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स थे ही नहीं, यहाँ पे केवल लिक्विड के सॉलिड प्योर सॉल्वेंट था, तो बहुत आसानी से यार ये फ्रीज कर गया था। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स बीच में आ गए, इससे क्या हो गया, जो सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक हो चुका है, और हमें अब फिर से इस लिक्विड को पास लाना है, तभी तो यार सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और पहले से कम करना पड़ेगा। और जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, मान लो यार यहाँ पे T था, यहाँ पे मान लो T0, इसको T1 कर देते हैं, ठीक है ना, इसको T1 इसको T2 कर देते हैं, T1 डिग्री सेल्सियस ये T2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे T2 जो होगा वो इससे भी कम होगा, तभी जाकर ये सॉल्यूशन जो लिक्विड सॉल्यूशन है फ्रीज करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये हमारे पास क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, ये क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, और ये क्या हो चुका है, सॉल्वेंट रहा क्या, ये अब सॉल्यूशन हो चुका है। सॉल्वेंट जो था वो किस टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहा था, T1 डिग्री सेल्सियस पे। सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहा है, T2 डिग्री सेल्सियस पे। अब बताइए T1 और T2 में कौन वैल्यू बड़ा है, T1 वाला बड़ा है और T2 वाला छोटा है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ T1 ग्रेटर देन T2। क्लियर है, चीज क्लियर है ना। T1 क्यों ग्रेटर देन T2 हुआ, मतलब ये कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट T1 था और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट T2, और यहाँ से मैं क्या देखा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो चुका, इसलिए यहाँ पे टर्म क्या यूज हुआ, डिप्रेशन यूज हुआ। समझ में आया, ये डिप्रेशन आया क्यों, समझ में आया कि नहीं आया ना। डिप्रेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के साथ, देख लो यार, सॉल्वेंट में T1 डिग्री सेल्सियस फ्रीज कर रहा था, कोई सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं थे, बहुत आसानी से यहाँ पे फ्रीजिंग हो जा रहा था। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बीच में आ गया, तो अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दूर जा चुके। इन सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन था, सॉल्वेंट का मतलब ये दोनों, ये सब सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो चुका। अब इनको पास लाने के लिए हमें टेम्परेचर और पहले से ज़्यादा कम करना पड़ेगा, तब जाकर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और वो फ्रीज करेंगे। तो इसके लिए टेम्परेचर हमें पहले से कम करना पड़ेगा, इसलिए जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो T2 लेस देन हो जाएगा T1, T2 लेस देन T1, या फिर मैं T1 ग्रेटर देन T2 कह सकते हैं। ठीक, अब इस दोनों में जो डिफरेंस आएगा, बड़ा कौन है, T1 है, T2 लेस है, तो T1 माइनस T2 जो डिफरेंस आएगा इसी को मैं क्या कहूँगा, डेल्टा T कहूँगा, डेल्टा TF कहूँगा। मतलब ये क्या है, डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मैं क्या लिखूंगा, T1 माइनस T2, या एक काम करता हूँ, ये T1 किसका था, प्योर सॉल्वेंट का था ना, प्योर सॉल्वेंट को T0F से रिप्रेजेंट करता हूँ, T2 क्या था, सॉल्यूशन का था, तो इसको मैं TF से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो यार इसको नोट करके लिखना हो तो लिख लेना तुम लोग यार इस चीज़ को, कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नोट करके लिख लेना, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का बड़ा होता है किससे? सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक। इसलिए डिप्रेशन का हम लोग टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए। टी एफ किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। और टी नॉट एफ ग्रेटर होगा टी एफ से, ठीक। तो इस तरह से यार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हमने इस तरह से समझ लिया। एक और तरीका है यार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने का, आप लोग यार समझ लो यार, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ किस तरह से समझ सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को मैंने डिफाइन किस तरह से किया था? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। याद आया? क्या बोला मैंने? फिर से सुन ले यार। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड है, ठीक है ना? हाँ चलो नहीं, ये यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। अब जरा सोचो, लिक्विड का वेपर प्रेशर को हमको सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर करना है। बराबर करने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? वेपर प्रेशर के बराबर करना ना। और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कम है पहले से। यदि फ्रीजिंग पॉइंट कम है तो टेम्परेचर को हमको पहले से लोअर करना पड़ेगा, जिससे कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना क्या बोले, जिससे कि वेपर प्रेशर लिक्विड का उस सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाए। तो यहां से भी समझ सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डिप्रेस होगा, रिड्यूस होगा, इसलिए हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूज करते हैं, ठीक। अब एक तीसरा मेथड यार हम लोग अब जान लेते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट जो है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए अब हम लोग ग्राफ के हेल्प से समझेंगे। और ये चीज यार आप लोग को लास्ट क्लास में नहीं समझाए थे, तो चल यार मैं अब ग्राफ के हेल्प से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझा देता हूँ, ठीक। तो आप लोग यार ये कुछ लगा तो नोट कर लेना, ऐसे सब कुछ तो बता ही दिए थे, ये पॉइंट नहीं बताया था, ये वाला पॉइंट आप लोग लिख लेना। बताया था लेकिन वहाँ लिखवाया नहीं था नोट करके, तो अब आप लोग नोट भी कर लेना इस पॉइंट को। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब यार देख, अब हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे समझेंगे बच्चों? कैसे समझेंगे बोलो? ग्राफ के हेल्प से, ठीक। तो चलो यार अब ग्राफ के हेल्प से देखते हैं कैसे हम लोग समझेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चल देखिए, ये प्रेशर और ये क्या है? टेम्परेचर है। प्रेशर या वेपर प्रेशर जो भी बोलो, ठीक। आप लोग यार फेज डायग्राम ऑफ वाटर, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोग को बताए थे फेज डायग्राम ऑफ वाटर। याद है आप लोग को? याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं यार, याद नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? जान लो यार जिन बच्चों को नहीं पता फेज डायग्राम क्या होता है। यार थोड़ा मेरा डायग्राम अच्छा बनता ही नहीं कहीं। ये होता है फेज डायग्राम। अब इसमें यार ये लाइन क्या क्या जरा समझ ले यार। ये जो होता है ना, ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है, और ये वाला पोर्शन जो है ये लिक्विड पोर्शन होता है। अब ये जो लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन क्या है? ये सॉलिड लिक्विड लाइन है, मतलब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इस लाइन को मैं क्या कहूँगा? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है। इस लाइन को मैं क्या कहूँगा? सॉलिड गैस। ये पूरा रीजन नीचे वाला जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा गैस है, तो ये सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम वाला लाइन है। ये लाइन कौन सा? ये लिक्विड, और ये गैस, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम है। तो ये तीनों लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये चीज़ क्लियर है? ये लाइन है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का, ये लाइन जो है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम के लिए, और ये वाला लाइन जो है सॉलिड एंड गैस इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ना? चलो अब मैं क्या करता हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपने को समझना है, तो ये वाला लाइन को फिलहाल मैं मिटा देता हूँ, ठीक। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। अब ये याद रखना यार, सॉलिड लिक्विड। अब देखो ये गैस वाला रीजन, चलो अब कोई बात नहीं, आगे देखो समझो। हमको क्या करना है यार, सॉल्यूशन को फ्रीज कराना है ना। हमारे पास अभी मान लिया फर्स्ट केस हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। फर्स्ट केस क्या है? हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। यदि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, अभी सॉल्यूशन नहीं लिए, प्योर सॉल्वेंट लिए, तो प्योर सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा, लिक्विड ही होगा ना, ठीक। अब उसको फ्रीज कराना, तो फ्रीज कब करेगा? जब वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन का इक्वल हो जाए सॉलिड के। समझ में आया क्या बोला? फ्रीजिंग पॉइंट हमें बताना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कब होगा? जब वेपर प्रेशर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस फ्रीज कर जाएगा। चेक करते हैं यार, ग्राफ में चेक करते हैं और बताया यार तुम लोग कहाँ पे सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल है दोनों का। चेक करो, बताओ यार कौन सा टेम्परेचर है जहाँ सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर सेम आ रहा है। देखो ये पॉइंट बोल सकते हैं दोनों मीट कर रहा है। देखिए ये ग्राफ इधर भी जाएगा, ये ग्राफ इधर भी जाएगा, मैं उसको नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक।
तो दोनों का इक्वल कहां पे हो रहा है यार? अच्छा, इस पॉइंट को एक नाम भी देते थे, याद है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, याद है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? जहां सॉलिड, लिक्विड और ये गैस तीनों को एग्जिस्ट करता है। को एग्जिस्ट का मतलब एक साथ तीनों एग्जिस्ट करता है, तो इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। चलो, हाँ, अब बात आती है यार, हम लोग को ट्रिपल पॉइंट से भी मतलब नहीं है, अभी हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझना। अभी हम लोग समझ क्या रहे हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थ्रू ग्राफ। ठीक, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन का साथ यहाँ समझना है यार तुम लोग। ये वाला पॉइंट पे हमने क्या देखा? सॉलिड का भी वेपर प्रेशर यही और लिक्विड का भी वेपर प्रेशर यही, मतलब इस पॉइंट पे सॉलिड का भी और लिक्विड का भी वेपर प्रेशर सेम है। यदि दोनों का वेपर प्रेशर सेम है तो हम यहाँ का टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, वही टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट और लिक्विड हो जाएगा। क्लियर? ये चीज क्लियर है? कैसे यार? देख ले, इस पॉइंट पे सॉलिड का वेपर प्रेशर ये आ रहा, इस पॉइंट पे लिक्विड का भी वेपर प्रेशर यही आ रहा, दोनों का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे सेम हो गया। यदि सेम हो गया तो इस पॉइंट को मैंने नोट कर दिया और इसको मैंने T0F लिख दिया। ये नॉट लगा रहा है, इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट है, इसमें भी सॉल्यूट मिक्स नहीं है। क्लियर नहीं है चीज? तो इस तरह से ये T0F हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट बोल रहे तो अंडरस्टूड है। ये तो यार क्लियर हो गया तुम लोग को। अब हम लोग को समझना है, यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो अब फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक यार, तुम्हें लोग बता, जब इसी हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग किस में ऐड करेंगे? सॉलिड में ऐड करेंगे कि लिक्विड में ऐड करेंगे? ये पहले बता, किस में ऐड करेंगे? लिक्विड में ऐड करेंगे। हमको फ्रीज लिक्विड को कराना है ना, तो लिक्विड में हम लोग ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। तो यदि मान ले यार हम लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिए तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? मतलब वेपर प्रेशर डायग्राम क्या हो जाएगा? पहले तो ये लाइन था, किसके लिए था? ये लिक्विड के लिए था, ठीक है ना, ये सॉलिड के लिए था। अब यदि हम इस लिक्विड में यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा यार बताओ? तो यार पढ़े हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, क्या पढ़े हैं कि यदि कभी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते तो वेपर प्रेशर कम होता है। इसका मतलब यदि पहले वेपर प्रेशर ये था तो अब वेपर प्रेशर कम हो चुका। ये चीज समझ में आया? कम हो गया मतलब क्या? पहले वेपर प्रेशर ये आ रहा था, अब इसी पॉइंट पे वेपर प्रेशर ये आएगा। पहले इस पॉइंट पे प्रेशर ये आ रहा था, अब इस पॉइंट पे प्रेशर ये आएगा। मतलब वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से कम हो जाता है। ग्राफ के नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ के नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये कर्व था, अब भी ये कर्व ही है, बस क्या हो जाएगा? ये अब नीचे से जाएगा। और क्यों नीचे से जा रहा? क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो चुका है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। अब हमें चेक करना कि यार अच्छा ये तो सॉल्वेंट, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला जो ग्राफ था ये किसके लिए था? सॉल्वेंट के लिए था। क्लियर? ये जो ग्राफ है क्या ये सॉल्वेंट के लिए है? बताया क्या सॉल्वेंट के लिए है? नहीं, ये सॉल्वेंट के लिए नहीं है। अब ये क्या हो चुका है? इसमें हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, इसलिए ये जो नीचे वाला ग्राफ दिख रहा है ना, ये सॉल्वेंट के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। समझ में आया? आया समझ में? तो यार यहाँ सॉल्वेंट के लिए ये था, सॉल्यूशन के लिए था। अब हमें क्या देखना है? फ्रीज कब कर रहा है यार ये सॉल्यूशन? ये सॉल्वेंट कब फ्रीज किया? इस टेम्परेचर पर, जिसको मैंने T0F से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है यार ये जो सॉल्यूशन हमें मिला, ये सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहा है? तो यार किस सॉल्यूशन पे फ्रीज कर रहा है? कैसे देखेंगे? तो देख ले यार, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉलिड के इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के कब इक्वल हो रहा है? चेक करते हैं यार कहाँ इक्वल हो रहा है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे, सॉलिड का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे, दोनों का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे इक्वल हो रहा है, बोल सकते हैं हम। देख लो यार, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इस पॉइंट पे, सॉलिड का इसी पे, तो यार इक्वल हो गया दोनों। जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पे इक्वल होगा, तो दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो चुका है इस पॉइंट पे। तो जस्ट चेक द टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर चेक किए, टेम्परेचर ये आया। अब ये जो टेम्परेचर आया ये सॉल्वेंट का टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर का मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो मैं बोलूंगा जो फ्रीजिंग पॉइंट आया ये सॉल्वेंट का आया या सॉल्यूशन का आया? किसका बोलूंगा मैं? सॉल्यूशन का बोलूंगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो चुका है ना, इसलिए अब यहाँ पे मैं TF से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है? तो ये TF क्या था? ये एक T0F है, एक TF है। TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम लोग यहाँ से फिर से देख सकते हो, जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट से कम है कि ज्यादा है? बता यार देख के। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम हो चुका है। दिख रहा है यार? बहुत आसानी से यार दिख रहा होगा। तो यदि कम हो चुका है तो मैं अगेन टर्म क्या यूज करूंगा? क्या यूज करूंगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? यहाँ पे भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे ऑब्जर्व हो रहा है? क्लियर है चीज? तो अब यदि मैं मैग्नीट्यूड देखना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड यही हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? डेल्टा TF का वैल्यू।
और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी एफ जो होगा ना, ये टी नॉट हमेशा यार डेल्टा टी एफ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नोट कर ले यार, डिप्रेशन वैल्यू जो आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना। पता चला यार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोई बच्चा निगेटिव में निकाल कर बैठ गया, तो यार निगेटिव में कभी नहीं होगा, हमेशा आपको बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करना है। ठीक, अब बड़ा वैल्यू कौन है, सॉल्वेंट वाला या सॉल्यूशन वाला, तो सॉल्वेंट वाला बड़ा है, देख सकते हो ग्राफ में टी एफ का वैल्यू छोटा है, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ ही क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे हम लोग इसको ग्राफ के हेल्प से समझ सकते हैं, क्लियर हो गया। तो इस तरह से यार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हमने ग्राफ से भी समझ लिया। तो अब हम लोग आते हैं यार थोड़ा सा डेल्टा टी एफ के एक्सप्रेशन पे। देख कि जैसे यार एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टी बी पढ़ते थे, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता था, के बी इंटू मोलैलिटी। के बी को एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते थे। तो बिल्कुल यार सिमिलर डेल्टा टी एफ का वैल्यू भी जो होता है वो के एफ इंटू मोलैलिटी होता है। ठीक, तो यार आप लोग इसको नोट कर लेना, क्योंकि यार ये चीज़ तो लास्ट क्लास में नहीं बताए थे, तो इसको नोट कर लो। मैं अब एक्सप्रेशन पे आता हूँ, डेल्टा टी एफ के को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो मैं मिटा देता हूँ इस चीज़ को। चलिए हम लोग अब क्या समझेंगे, डेल्टा टी एफ का रिलेशन। तो डेल्टा देखिए यार फिर से अगेन इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट डेल्टा टी एफ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। एम का मतलब मोलैलिटी। ठीक है, देखिए जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वह सब के सब मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब सभी नहीं कहूँगा, ठीक है ना, गलत हो गया, सभी नहीं कहूँगा मैं। ऑस्मोटिक प्रोसेसर मोलैलिटी के नहीं आता, वो मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल आता है। ठीक, केवल जो भी डेल्टा टी एफ है और डेल्टा टी बी जो है वो दोनों मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ये सब ऑलरेडी यार तुम लोग जानते भी हो। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ को क्या कह दूंगा यार, जैसे वहाँ के बी आता था, के बी को क्या कहते थे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी तरह से यार इसका भी दो नाम है, एक तो यार मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये हो गया के एफ। अब यहाँ पे जो आता है यार क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, देखिए एक मेथड होता है क्रायोस्कोपिक मेथड, फ्रीजिंग पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, डेल्टा टी एफ को मेजर करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसको क्रायोस्कोपिक मेथड कहते हैं, और वहीं से कांस्टेंट आया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी तरह से डेल्टा टी बी को मेजर करने के लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो एब्यूलियोस्कोपी मेथड होता है, इसलिए वहाँ पे के बी को हम लोग एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, चलिए ये सब बात छोड़, हम लोग पढ़ना क्या था, हाँ के एफ को डिफाइन किस तरह से करेंगे, ये सवाल आता है। तो यार जैसे के बी को डिफाइन किए थे उसी तरह से हम लोग के एफ को भी डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, तो यार देखिए कभी भी कोई भी कांस्टेंट आए ना तो उसको डिफाइन करने का तरीका आप लोग जान लो यहाँ, ताकि यार बार बार आप लोग को रटना ना पड़े यार कोई भी चीज़। के एफ इंटू मोलैलिटी है, कांस्टेंट राइट साइड है ना, कांस्टेंट के साइड में जो भी चीज़ दिख रहा है सबको 1 1 बना दो। क्या बोला मैंने, क्या बोला, जो भी कांस्टेंट है उस साइड जो जो टर्म दिख रहा है उस सबको 1 1 बना दो। के एफ का राइट साइड में क्या है, केवल मोलैलिटी है, मोलैलिटी को 1 बना दो। मोलैलिटी 1 का मतलब क्या, 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। मोलैलिटी का मतलब 1 का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी 1 है किसी सॉल्यूशन का, इसका मतलब क्या है, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं ऐसे में यदि 1 बना दो, के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ। मतलब के एफ को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when 1 mole of solute is dissolved in 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent। मतलब क्या हुआ यार, मतलब यही हुआ जब हम लोग 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो जो भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व होगा उसे ही हम लोग केएफ या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कर देंगे। समझ में आया, हमारे पास 1 kg सॉल्वेंट है, कितना सॉल्वेंट है, 1 kg में मैंने 1 मोल सॉल्यूट ऐड किया। यदि 1 मोल सॉल्यूट कैसा है सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये याद रखना यार तुम लोग, ठीक। तो जब हम लोग 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा। तो जो भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व होगा उसे ही हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या केएफ कह देंगे। एक और नाम क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक। अगेन यार केएफ किस चीज पर डिपेंड करेगा, ओनली ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
बाकी मोलैलिटी और लंथफन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। नोट करके लिख लेना, केएफ डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट चेंज होगा तो केएफ चेंज होगा, अदरवाइज केएफ का वैल्यू सेम रहने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गया। अब केएफ को डिटरमाइन करने के लिए एक हो सकता है, देखो मतलब लगभग हर जगह हम बोल सकते हैं केएफ का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि केएफ फॉर वाटर, यदि वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो केएफ आपको वाटर का दे दिया जाएगा। यदि वाटर सॉल्वेंट की जगह पे, वाटर की जगह पे मान लिया बेंजीन सॉल्वेंट है तो बेंजीन का आपको केएफ वैल्यू दे, कहीं CCl4 एज अ सॉल्वेंट हो तो CCl4 का आपको केएफ वैल्यू दे दिया जाएगा। मतलब जो भी सॉल्वेंट होगा ना उसका केएफ वैल्यू डायरेक्टली दे दिया जाता, और मान नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ सकता है। तो निकालेंगे कैसे, फिर उसका एक फार्मूला है, याद रखना है आप लोग, R T0F का स्क्वायर इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट और डिवाइडेड बाय में 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। देख लिया ये फार्मूला। R क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक। अब गैस कांस्टेंट तो यार थोड़ा यूनिट पे आप लोग ध्यान रखना। यदि मान लें लीटर एटीएम में, अब ये देखो डेल्टा H फ्यूजन है ना, डेल्टा H का एंथैल्पी चेंज मतलब जस्ट एनर्जी, यदि ये जूल में दिया है तो R का वैल्यू हम लोग जूल में ले लेंगे 8.314। यदि डेल्टा H फ्यूजन का वैल्यू कैलोरी में दिया है तो R का वैल्यू 2 ले लेंगे। डेल्टा H का लीटर एटीएम में दिया है तो 0.0821 ले लेंगे, ठीक है ना। जैसा डेल्टा H फ्यूजन का वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग R का वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये इन केल्विन पुट करना है, ये गलती मत करना। T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसका स्क्वायर इंटू M क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो यार देख ले यार, ये T0F जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और क्या है M का वैल्यू क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट सब कुछ सॉल्वेंट के लिए आएगा, क्योंकि केएफ डिफाइन ही किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो इस तरह से केएफ का वैल्यू मान लो सवाल में नहीं दिया तो आपको ये सब वैल्यू मिल जाएगा। यदि ये सब वैल्यू दिया तो आप वहाँ से केएफ निकाल सकते हो, और केएफ निकल गया तो यार डेल्टा टीएफ का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है जी। तो इस तरह से यार जो भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो भी कॉन्सेप्ट था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, वो मैंने अब बता दिया आप लोगों को। और अब हम लोग नेक्स्ट इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करते हैं, ठीक। तो यार आप लोग नोट कर लो इस चीज को। अब मैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा और आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करते चलना। तो चलिए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए यार बच्चों देखो यार, यहाँ पे सवाल लिख दिया मैं, आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके खुद से पहले सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद यार आप हमारे आंसर पे आओगे। चलिए सवाल देखते क्या है। 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, फार्मूला लिखा है C2H6O2 इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, और कैलकुलेट करना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरा आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए थोड़ा आप लोग यार केवल क्वेश्चन फार्मूला लगा के सॉल्व करके खुश मत हो जाना। क्वेश्चन करना क्या चाहता है, वो आपसे क्या फील कराना चाहता है ना, उस चीज को आपको ज्यादा जरूरी है समझने की, ठीक है। तो चलिए सवाल करते हैं पहले हम लोग। 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास वाटर है, वाटर कितना है, 600 ग्राम वाटर है, उसमें हम लोग एथिलीन ग्लाइकोल का 45 ग्राम ऐड कर दिया। अब एथिलीन ग्लाइकोल नहीं दिया, नॉन डाइल सॉल्यूट ही होगा, ठीक। यदि किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, डिप्रेशन होगा, ये तो आप लोग जान गए हो। तो पहले तो हमें इसी चीज को कैलकुलेट करना। यदि हम 600 ग्राम वाटर में 45 ग्राम किसी सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा वो आपको बताना है। मतलब आपको क्या बताना है, पहला डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या होगा, इधर लिख देता हूँ यार, फर्स्ट का डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या होगा ये निकालना था यार। डेल्टा टीएफ का वैल्यू केएफ इंटू मोलैलिटी। हाँ यार देखिए यहाँ पे मोलैलिटी दिया, सॉरी केएफ का वैल्यू वाटर के लिए याद रखना 1.86 होता है, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। क्या हो जाएगा यार 1.86, याद रखना ये वैल्यू, ठीक है। हाँ चलो, तो सबसे पहले यार डेल्टा टीएफ केएफ इंटू मोलैलिटी। अब यार कैलकुलेशन है, अब तो खुद से भी कर लोगे यार। केएफ का वैल्यू 1.86, मोलैलिटी क्या होता है, देखिए यार अब ये सब मैं बच्चों की तरह तो बताऊंगा नहीं कि मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मैं डायरेक्ट अब यहाँ सब कुछ आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट अब आप लोग मोलैलिटी निकाल सकते हो, क्योंकि यार मैं बेसिक्स में ही ऑलरेडी इतना पढ़ा चुका हूँ। 45 ग्राम बाय एथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा देख लें, 24 प्लस 6 30 और 30 प्लस 32 62 होल्ड, ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 600 ग्राम है ना, तो 600 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यार इसको अब आप लोग कैलकुलेट करना, ये किसका काम है, मेरा काम नहीं, ठीक है ना। हम यार डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देंगे, देख के आप लोग यार इसको सॉल्व करके निकाल लेना आंसर। मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट पे आता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। तो डिप्रेशन ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ यार देख के, ये आता है 2.2 आता है, ठीक। डिप्रेशन कितना आता है 2.2। अब देख यार डिप्रेशन
जब भी चेंज बोला जाए ना, डिफरेंस की बात की जाए, तो डिफरेंस केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो, दोनों में सेम आता है। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है आपको ऑप्शन में 2.2 डिग्री सेल्सियस भी दिख सकता है लिखा हुआ, तो ये भी आपका सही होगा। यदि कहीं 2.2 केल्विन लिखा हुआ मिले तो ये भी सही होगा, क्योंकि जो चेंज आता है ना वो केल्विन में बात करो या सेल्सियस में बात करो सेम आता है, ठीक है ना। नहीं यार समझ में आया तो यार डिग्री सेल्सियस के बाद केल्विन में कन्वर्ट कर लो, वहाँ से डिप्रेशन निकाल के देख लो, ठीक है ना। वैल्यू को केल्विन या सेल्सियस जिसमें भी चाहिए होगा आप एग्जैक्टली वैल्यू उसका उस यूनिट में निकालो और माइनस करके देख लो, वैल्यू वही आ जाएगा, ठीक। चल सेकंड पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब, इसका मतलब ये हुआ डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है डेल्टा TF इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो पता है ना, मतलब डेल्टा TF जो है ना T0F माइनस TF होता है। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब बताया यार कौन बड़ा होता है? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। हमें कौन सा वैल्यू निकालना है? डेल्टा TF हमें पता चल गया, T0F प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और ये TF है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और हमें बताना सॉल्यूशन का, मतलब TF का वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन क्या करना है? सॉल्यूशन का। तो यार चल पुट करते हैं, डेल्टा TF का वैल्यू 2.2, T0F मान ले हम डिग्री सेल्सियस में जानना चाहते हैं, कोई बात नहीं यार, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। क्यों 0 पुट के बता सकते हो? सॉल्वेंट क्या पहले यार, ये देखो वाटर है, सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, और यदि सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखना यार इस चीज को, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक, ये खुद से लेना पड़ेगा। तो T0F 0 क्या माइनस TF, तो यार 0 माइनस TF क्या बचा? TF, तो TF इक्वल टू क्या हो गया? 2.2। अब यार इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 2.2 आएगा ये किस यूनिट में आएगा? क्या यहाँ पे मैं केल्विन लिख दूं या डिग्री सेल्सियस लिख दूं? तो यार ध्यान में रखना, यहाँ पे जो T0F ये थे, ये किस 0 लिए है ना, तो ये जो T0F का वैल्यू जो 0 है वो किस यूनिट में था? डिग्री सेल्सियस में था। इसलिए यदि मैं ये डिग्री सेल्सियस में ले रहा हूँ तो ये जो वैल्यू भी आएगा ना ये डिग्री सेल्सियस में आएगा। देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें, मान लिया ऑप्शन में आपको दिख गया और केल्विन और डिग्री सेल्सियस कंफ्यूज कर, और आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें, लेकिन आप लोग से यार गलती करवा सकता है, ठीक। तो ये सब गलती तुम लोगों ने नहीं करना है। ये डिग्री सेल्सियस में आया, मैं वो केल्विन में चाहिए होगा आंसर, केल्विन में चाहिए होगा तो यार कैसे करूँगा? अच्छा यार यहाँ पे देख गलती हो गया, बहुत बड़ी गलती है, छोटी गलती नहीं। यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा ना, 0 माइनस TF, तो ये माइनस TF हो गया था। माइनस TF का वैल्यू 2.2 है, तो TF का वैल्यू माइनस में 2.2। और जानते भी यार वाटर सॉल्वेंट जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा था, तो जब सॉल्यूशन हमारा बनेगा तो वो 0 से भी कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा ना, और 0 से भी कितना कम? माइनस में 2.2। अब केल्विन में हमें चाहिए ये टेम्परेचर, तो केल्विन में कैसे निकालेंगे यार? माइनस 2.2 का मतलब कितना हो गया? तो हमें पता है 273 तो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, और माइनस 2 करना है। देखिए ऑलरेडी यार एक तो टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है वो 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस होता है। ये रिलेशन ऑलरेडी बताया हुए ना, हमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस पता है तो यार डायरेक्ट पुट करो वैल्यू, डायरेक्ट पुट करो यार, ज़्यादा तामझाम नहीं है। TC का वैल्यू कितना? माइनस 2.2 है ना, तो बस यार जो भी आंसर आ रहा है लिखो। देखिए ये 0.0 10 में से 2 हो जाएगा 8, ये 2 में से 2 हो गया 0 7 2, मतलब 270.8 केल्विन। यदि मैं केल्विन में जानना चाहूँ TF का वैल्यू तो आ जाएगा 270.8, ठीक। तो आपको करना क्या? 273 में से ये वैल्यू को माइनस कर देना, क्लियर है? तो आपको जब भी यार डिग्री सेल्सियस में पता हो केल्विन में चाहिए होगा वैल्यू, तो ये एक्सप्रेशन आप याद कर लेना, आ जाएगा। और ऐसे भी यार माइनस 2.2 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन, माइनस 1 मतलब ये सब यार मैं जस्ट प्रोसेस के लिए बता दिया यार, खुद से भी दिमाग चला कर ये सब चीज़ें कर सकते हो। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है, माइनस 1 डिग्री सेल्सियस 272 केल्विन हो जाएगा, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 271 केल्विन, सॉरी माइनस नहीं बोलेंगे, 271 केल्विन, और माइनस 2.2 डिग्री सेल्सियस है तो कितना हो जाएगा? माइनस 270.8 डिग्री केल्विन, 270.8 केल्विन, ठीक है ना। थोड़ा केल्विन डिग्री सेल्सियस में थोड़ा लड़खड़ा जा रहा है, ठीक है ना, समझ लो ना, केल्विन तो माइनस में हो ही नहीं सकता है ना, ठीक। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, माइनस 1 डिग्री सेल्सियस 272 केल्विन के बराबर, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस 271 केल्विन के बराबर, और माइनस 2.2 डिग्री सेल्सियस का मतलब 270.8 केल्विन, ठीक है। तो फिर भी आपको प्रोसेस यदि मान लो यार थोड़ा सोचने में दिक्कत जा रहा है तो यार ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पुट करना यार तुरंत आंसर निकल कर आ जाएगा,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोग यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। आप लोग यार नोट कर लो, मैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है। आप लोग पहले खुद से कोशिश करो यार, बिल्कुल बहुत ईजी सवाल है, ठीक है ना। ये सब सवाल तो यार बन जाना चाहिए यार, हर एक बच्चे से ये सवाल बनना चाहिए। चलिए अब एक बच्चा आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करेगा, आप लोग देखना इस बच्चे का सोल्यूशन। केएफ का वैल्यू वाटर के लिए दिया हुआ है, चलिए वो अपने मतलब का नहीं है। इफ 342 ग्राम ऑफ C12H22O11 दैट इज सुक्रोज का कितना अमाउंट है 342 ग्राम है, डिसॉल्व किया जा रहा है कितने में 1000 ग्राम वाटर में। तो बताना है सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, बताना क्या सॉल्यूशन कितने टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। देखिए यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा है, आप पता चला डेल्टा टीएफ निकाल के बैठ गए ना, डेल्टा टीएफ नहीं निकालना है, यहाँ पे ध्यान देना। निकालना क्या सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, मतलब टीएफ का वैल्यू क्या होगा ये बताना। तो टीएफ का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा। डेल्टा टीएफ केएफ इंटू मोलैलिटी होता है, और डेल्टा टीएफ को मैं क्या लिख सकता हूँ टी नॉट एफ माइनस टीएफ लिख सकता हूँ ना यार। डेल्टा टीएफ टी नॉट एफ माइनस टीएफ लिख सकता हूँ। केएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.86, मोलैलिटी क्या हो जाएगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो लोग समझना मैं कैसे लिख रहा हूँ। मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर 342 और इसका भी मास 342 होता है, तो ये 1 हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बता यार 1000 ग्राम वाटर, सॉल्वेंट वाटर ही है, उसका मास 1000 ग्राम दिया, केजी में कितना 1, तो 1/1 1। तो यार और टी नॉट एफ का वैल्यू क्या होगा, सॉल्वेंट क्या चेक करो, सॉल्वेंट क्या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 माइनस टी एफ दिस इक्वल टू 1.86। तो यहाँ से टी एफ का वैल्यू क्या आ गया माइनस में 1.86। देखिए यार यहाँ पे आप लोग यार ये देखो यार डिग्री सेल्सियस में आएगा आंसर, क्यों, क्योंकि टी नॉट एफ का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं। हाँ लास्ट में भी था, मान लिया हम कैल्विन में चाहते हैं, तो कैल्विन में भी चाहिए होगा ना, क्या करना टी नॉट एफ की जगह 273 रख दो, कैल्विन में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो करवाए थे ना उसमें भी आप लोग ये काम कर सकते थे। मान लो ऑप्शन में आपको टीएफ का वैल्यू जो है ना डिग्री सेल्सियस में नहीं दिख रहा है, कैल्विन में दिख रहा है, तो ऐसे में क्या करोगे टी नॉट एफ का वैल्यू 273 पुट कर देना। देखो यार कैसे करेंगे 273 माइनस सॉल्यूशन का नहीं पता, और ये वैल्यू कितना है 1.86, तो टीएफ का वैल्यू निकालना ना, टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजो 273 माइनस 1.86, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, ये कर लेना यार तुम लोग, ठीक है ना। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 271.14 आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ तुम लोग खुद से कैलकुलेट करके देख लेना। या फिर आपके पास यार टीएफ का वैल्यू माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस, इसको आप लोग यार कैल्विन से सेल्सियस से आपको कैल्विन में कन्वर्ट करना, तो वो फार्मूला जो एक्सप्रेशन बताते हैं वो भी लगा के कर सकते हो, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में आपका कैल्विन में है या डिग्री सेल्सियस में, जिस भी ऑप्शन में होगा आप बता देना, ठीक। तो इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकल गया है, ठीक। सवाल कितना ईजी था, बहुत ईजी था ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, थोड़ा पहले वाले से अच्छा सवाल है, तो कोशिश करो यार थोड़ा आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, पहले वाले से इतना सिंपल भी नहीं है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप लोग इधर देखना। एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स 5% एंड 10% ऑफ यूरिया एंड ग्लूकोज रेस्पेक्टिवली। सॉल्यूशन कैसा एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है वाटर है, यदि सॉल्वेंट वाटर है तो टी नॉट एफ का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस हो, ये तो पता चल गया हमें। अब आगे क्या कहता सवाल, 5% एंड 10% जो यूरिया एंड ग्लूकोज का अमाउंट है वो क्या है बाई वेट। बाई वेट का मतलब क्या है, बाई वेट का मतलब यदि 100 ग्राम हम सॉल्यूशन का मान ले तो 100 ग्राम में यूरिया का अमाउंट कितना हो जाएगा 5 ग्राम, ग्लूकोज का अमाउंट कितना हो जाएगा 10 ग्राम, दैट्स इट। सवाल बन गया नहीं बना दे यार, फिर से वीडियो पॉज करके फिर से बना तुम लोग, ठीक। चलिए अब देखते हैं, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ध्यान देना यार, बहुत बार गलती हो जाता, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा जा रहा है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में यार पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा ध्यान रखना फ्रीजिंग पॉइंट में। एलिवेशन वाले में तो चलो गलती नहीं होता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट का जो सवाल होता है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसे प्लस माइनस को भी लेकर थोड़ा यार आप लोग सतर्क रहना, कॉन्शियस रहना, ठीक है ना। गलती करवा सकता है, इसलिए यार मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि सवाल में डिप्रेशन पूछा जा रहा है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, ठीक। सॉल्वेंट का तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा नहीं यार, वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। सॉल्यूशन का पूछेगा या आपसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछेगा, तो फिलहाल यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। चल देखिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, समझ रहे यार। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ क्या लिखेंगे टी नॉट एफ माइनस टी एफ दिस इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी।
टी नॉट एफ का वैल्यू 0 माइनस टी एफ। टी एफ क्या है, यही तो यार निकालना है, के एफ इंटू मोलालिटी। के एफ का वैल्यू भी दिया, कितना दिया है 1.86 इंटू मोलालिटी का वैल्यू हमें नहीं पता। बस यार बस दिक्कत कहाँ है, मोलालिटी निकालने में। यदि एक बार मोलालिटी निकल गया तो टी एफ का वैल्यू निकल जाएगा। अब बात आती है यार मोलालिटी कैसे निकालें, कैसे निकालेंगे मोलालिटी। चलिए यार देख ले, मैं इतना स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे मोलालिटी निकालूंगा। तो मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट भी किस यूनिट में, केजी में। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चल अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले तो कैसे निकाले। यहाँ पे तो यार सॉल्यूट दो है, यूरिया भी है, ग्लूकोज भी सॉल्यूट है, सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है वहाँ तक ठीक है। तो सबसे पहले यार सवाल पढ़ते हैं 5% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज, और सॉल्यूशन कितना मानना होगा अपने को 100 ग्राम। इसमें तो यार दिक्कत नहीं है ना। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, 100 में 5 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम 5 ग्राम यूरिया है, 10 ग्राम ग्लूकोज है। चल तो यार देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना यार, अब बच्चों की तरह मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट में मैं देखिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, मोल्स ऑफ यूरिया आ जाएगा प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। यूरिया प्लस ग्लूकोज दोनों सॉल्यूट है ना, तो दोनों का मोल्स को हमें ऐड कर देना, वही जगह टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बस यही लॉजिक था, और कोई लॉजिक नहीं है। चल यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ 5% यूरिया का मतलब 10% ग्लूकोज है। इसका मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम यूरिया एंड 10 ग्राम ग्लूकोज, यही मतलब है इसका। ये 5% 10% का मतलब समझ में आ गया कि 100 ग्राम यदि सॉल्यूशन लेते हैं तो 5 ग्राम यूरिया होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज होगा। यदि 5 ग्राम यूरिया है तो मोल्स क्या लिखेंगे 5/60 प्लस ग्लूकोज का मोल्स कितना हो जाएगा 10/180। मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके ना, लगा दिए। मोल्स ऊपर आ गया, नीचे क्या लिखना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देख यार गलती मत करना, 100 ग्राम यहाँ पे 100 मत पुट कर देना, केजी में पुट करना होता है, ठीक है ना। तो 100 ग्राम है, तो यार देखो यहाँ पे 100 ग्राम जो हम लोग मान रहा ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन माने, आपको पुट करना क्या, सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट का वेट क्या पुट करेंगे, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम यूरिया 10 ग्राम ग्लूकोज, यानी सॉल्वेंट कितना बचा 85 ग्राम। ये भी गलती हो सकता है, तो 5 ग्राम यूरिया ग्लूकोज को माइनस कर दो, जो बच जाएगा वही होगा आपका सॉल्वेंट वाटर। तो इस तरह से वाटर का मास कितना बचा, ओनली 85। ये ग्राम में बचा, इसको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यार इस तरह से मोलालिटी का भी वैल्यू आ गया यहाँ से। यहाँ पे यार मैं 1/12, यहाँ पे 1/18, और ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से मोलालिटी सॉल्व करके जो आंसर आएगा यार मैं लिख देता हूँ। चलो यार जो भी आंसर है, यहाँ से जो टी एफ आपको निकाल के आएगा, देख यार एक चीज़ तो यार माइनस में आएगा टी एफ का वैल्यू, ये चीज़ के लिए ना मोलालिटी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, समथिंग आएगा, माइनस लगा हुआ है, माइनस उधर चला जाएगा माइनस, और ये पूरा का पूरा 1.86 मल्टीप्लाइड बाय दैट 1.86 मोलालिटी उधर निकाले हुए मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आता है ना, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ -3.03 यूनिट क्या होगा, तो टी नॉट एफ को डिग्री सेल्सियस में लिए हुए ना, 0 लिए हुए ना, आंसर इतना डिग्री से माइनस में 3.03 डिग्री सेल्सियस। क्लियर यार, ये सॉल्व करना आपके ऊपर है। नहीं आंसर आएगा तो बता देना कमेंट में आप लोग कि मेरा आंसर नहीं आया, फिर मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक। तो चलिए यार ये सवाल भी यार समझ में आया, इसमें बस लॉजिक क्या था, यही चीज़, थोड़ा सा सवाल को घुमाने की कोशिश किया था, लेकिन यार आपका कॉन्सेप्ट अच्छा, तो यार सवाल दम था ही नहीं, ठीक। तो बस मोलालिटी निकालने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है कुछ बच्चों को, जो निकाल लेंगे बहुत अच्छी बात है, शाबाश, अपने आप को शाबाशी तुम लोग दे लेना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। आप लोग रेडी हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, मैं मिटा देता हूँ इसे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल ये है, ठीक है ना। अभी इस सवाल को यार मैंने एक बार सॉल्व कर दिया था, ठीक, लेकिन क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने वीडियो को रीस्टार्ट नहीं किया, वीडियो मतलब कि पॉज में ही था, और एक बार ऑलरेडी मैं समझा के फिर से सॉल्यूशन मिटाना पड़ रहा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरी बार मैं फिर से आप लोग को समझा रहा हूँ, मेरे लिए दूसरी बार है, आप लोग के लिए पहली बार है, ठीक। चलिए सवाल क्या कहता है यार एक बार समझते हैं आप लोग। यार पहले खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक। मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ट बन सकता है, ठीक। सबसे मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा, तो आप लोग यार पहले खुद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, ठीक। चलिए क्लास में होता था यार चॉकलेटी क्वेश्चन होता, ठीक है ना, कोई बात नहीं यार, आप लोग से यदि किसी से बन जाए ना तो ईमानदारी से बताना यार, चॉकलेट आप लोग को ऑनलाइन हम भेज देंगे। सवाल क्या कहता है यार, पहले हम लोग इधर समझते हैं, ठीक। सवाल क्या है, 1000 ग्राम ऑफ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज कूल्ड एंड मेंटेन्ड एट -3.534 डिग्री सेल्सियस, ठीक।
सवाल क्या कहेगा यार, जरा समझना। हमारे पास 1000 ग्राम 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज है। हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है? सुक्रोज का सॉल्यूशन है। कितना अमाउंट दिया है? 1000 ग्राम दिया है। यहाँ पे ध्यान देना, जो 1000 ग्राम दिया ना वो सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास नहीं, किसका मास है? सॉल्यूशन का मास है। और कौन सा सॉल्यूशन? सुक्रोज के सॉल्यूशन का मास है। ठीक, सुक्रोज सॉल्यूशन का मास 1000 ग्राम है और उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी भी दिया है। कितना दिया है? 1 मोलर। क्लियर यहाँ तक? अब क्या किया गया, ये जो 1000 ग्राम 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन सुक्रोज का था, इसको हमने कूल किया किस टेम्परेचर तक? -3.534 डिग्री सेल्सियस। सोच जरा, यदि इसमें सुक्रोज नहीं होता, यदि सुक्रोज नहीं होता तो 0 डिग्री सेल्सियस पे यार पूरा का पूरा कूल हो जाता। कूल का मतलब क्या? पूरा का पूरा वाटर आइस बनकर बाहर निकल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? टेम्परेचर को कम किया गया। उस सॉल्यूशन को हमने टेम्परेचर कम करते 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 कितना टेम्परेचर तक ले गया? -3.534 डिग्री सेल्सियस तक ले गया। तो इस प्रोसेस में जब हमने टेम्परेचर को कम किया, फ्रीजिंग पॉइंट को कम किया, यदि कम किए तो ऐसे में क्या होगा? जब हम लोग इस सॉल्यूशन को इस टेम्परेचर तक ले गए माइनस में 3.534, तो इस प्रोसेस में कुछ वाटर जो है ना वो सॉलिडिफाई होकर आइस बनकर बाहर निकल गया होगा। तो आपको यही बताना है हाउ मच आइस विल बी सेपरेटेड आउट, मतलब इस प्रोसेस में कितना आइस बनकर बाहर निकला। समझ में आया सवाल? आया? नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, चलिए यार अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग समझना। यदि सवाल जिनको समझ में आ गया वो क्वेश्चन को फिर से यहीं से सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके। मैं इधर बताता हूँ आप लोग को। सबसे पहले यार देख, 1000 ग्राम जो था ना वो सॉल्यूशन का मास था। सॉल्यूशन का यदि मास था तो मैं देखो यार पहले सवाल को किस तरह से करना होगा ना, इस कॉन्सेप्ट को समझो। हमारे पास 1000 ग्राम 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन सुक्रोज का था। 1000 ग्राम सॉल्यूशन का मास था, उसमें कुछ सॉल्यूट रहा होगा, कुछ सॉल्वेंट रहा होगा। सॉल्वेंट कहे तो वाटर रहा होगा, तो वाटर का मास कुछ भी रहा हो, मान लेते यार, मान लेते 1000 ग्राम 1 मोलर है तो मान लेते यार यहाँ पे 700 ग्राम वाटर रहा था। ठीक है ना, मान लेते हैं। अभी निकाल के पता चल जाएगा कितना ग्राम वाटर था। अभी हम क्वेश्चन समझाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं कितना वाटर इसमें मान लिया हमने 700 ग्राम। इस 1000 ग्राम में 700 ग्राम वाटर था और 300 ग्राम सुक्रोज था। ठीक, अब जब इसी सॉल्यूशन को मैंने कूल किया किस टेम्परेचर तक? -3.534 डिग्री सेल्सियस। जब हमने इस सॉल्यूशन को कूल किया -3.534 डिग्री सेल्सियस तक, तब क्या हुआ होगा? फाइनल जो सॉल्यूशन हमें उस टेम्परेचर पे मिलेगा, जो सॉल्यूशन हमें उस टेम्परेचर पे मिलेगा उसमें जो वाटर का अमाउंट है ना, यहाँ तो 700 ग्राम था, लेकिन अब उस टेम्परेचर पे हमें 700 ग्राम नहीं मिलने वाला। अब क्या हो जाएगा? कुछ वाटर हमें वहां पे कम मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि कुछ वाटर जो है ना इस कूलिंग के दौरान, कूलिंग प्रोसेस के दौरान कुछ वाटर आइस बनकर बाहर हो गया होगा। समझ में आ रहा? यदि कुछ वाटर आइस बनकर बाहर हो गया तो यहाँ पे जो हमें वाटर का अमाउंट फाइनल सॉल्यूशन में एट दिस टेम्परेचर जो वाटर का अमाउंट होगा वो कुछ कम होगा। मान लिया 400 ग्राम मान लिए, ठीक है ना, यहाँ पे 400 ग्राम। तो पहले था 700 ग्राम वाटर उस वाले सॉल्यूशन में, लेकिन जब हम लोग उस टेम्परेचर पे ले गए तो अब वाटर का अमाउंट 400 ग्राम बचा, तो 300 ग्राम वाटर का हेरफेर है। देख रहे हो 300 ग्राम वाटर कम हो रहा है, तो 300 ग्राम वाटर गया कहाँ गया? तो वो आइस बनकर बाहर हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग यदि अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 300 ग्राम। समझ में आया? बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना इस सवाल में आपको यही करना है, अप्लाई करना है। मतलब ये कि आपको पहले यहाँ वाटर का मास निकालना है, मोलैलिटी दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, ध्यान रखना वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो आप यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना। आप कैसे निकालोगे यार? खुद से निकालना। यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट समथिंग आ जाएगा, 700 नहीं आएगा, मैं जस्ट बताने के लिए लिया था। उसके बाद आपको जब टेम्परेचर को -3.534 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाएगा, मतलब ये यदि मैं डेल्टा TF का वैल्यू 3.534 डिग्री सेल्सियस कर दूं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना कर दूं? 3.534, मतलब यदि सुक्रोज नहीं होता, प्योर सॉल्वेंट होता तो 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज कर रहा होता। लेकिन अब सॉल्यूशन कितना टेम्परेचर पे ले गया गया? माइनस में 3.534, यानी कितना टेम्परेचर कम किया गया, कितना डिप्रेशन ऑब्जर्व हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में? तो 3.534 का डिप्रेशन ऑब्जर्व हुआ। तो यदि मैं डिप्रेशन इतना कर दूं 3.534 का, तो इस डिप्रेशन के करस्पॉन्डिंग कुछ वेट ऑफ वाटर अगेन आएगा। आपको उस वाटर का अमाउंट को निकाल लेना है, फिर दोनों का अमाउंट ऑफ वाटर को कंपेयर करना है। यदि दोनों का अमाउंट ऑफ वाटर में डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंस किसके वजह से है? क्योंकि यहाँ पे कुछ वाटर जो है ना वो आइस बनकर बाहर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे वाटर कम आ रहा है। तो डिफरेंस जो होगा वही अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड हो जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? नहीं है तो कोई बात नहीं है। चल अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जिन बच्चों को यार समझ में आ गया ना वो क्या करेंगे? क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे इसके आगे। ठीक, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो जिनको समझ में आ गया, और जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से इधर देखना।
चल सबसे पहले यार मोलैलिटी दिया है इस सॉल्यूशन का 1 मोलर, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहे तो वाटर इन केजी, यहाँ पे वाटर अब हम लोग ग्राम में रखेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए। मोलैलिटी 1 दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट क्या माने, सुक्रोज का वेट पता है क्या, 1000 ग्राम में कितना सुक्रोज है पता है क्या, नहीं पता है ना, नहीं पता तो डब्लू माने यार 342, डब्लू बटा 342। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, एक काम करो 1000 ग्राम सॉल्यूशन था तो लेट वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे लिख दो डब्लू, यहाँ पे लेट वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का तो वाटर, ठीक है ना, मैं वाटर लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा यार 1000 ग्राम सॉल्यूशन था, सॉल्यूट डब्लू माने तो सॉल्वेंट कितना हो गया 1000 माइनस डब्लू, ठीक है ना, ठीक। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डब्लू बाई 342 कैसे आया, क्योंकि सॉल्यूट का मास डब्लू मान चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज है 342 हो जाएगा। नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा यार देख 1000 माइनस डब्लू, ये ग्राम में इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक। तो यहाँ से देख यार एक ही वेरिएबल है डब्लू, मोलैलिटी 1 दिया हुआ था ना, 1 पुट कर दिया, देख सकते हो 1 मोल सॉल्यूशन है। तो यहाँ से डब्लू का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ देखकर, ये आ जाता है डब्लू क्या वेट ऑफ सॉल्यूट ना, यहाँ से आ जाएगा 254.84 आ जाएगा। ये वेट किसका आया, सुक्रोज का आया, ठीक है, सॉल्यूट माने थे ना सुक्रोज को। तो अब वेट ऑफ यदि सॉल्वेंट वाटर की बात करें तो कितना आ जाएगा, तो सॉल्यूट इतना है तो 1000 में से माइनस कर दो, तो ये वैल्यू जो आ जाता है ये 745.16 आ जाता है, ठीक। ये सब यार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखकर तुम लोग यार सॉल्व करोगे, पता है ना कैलकुलेशन खुद से पेन पेंसिल से मैनुअली करोगे, तुम लोग यार छाप मत देना, ठीक है ना। तो लोग यार पहले बता दिए सब गंदा गंदा काम नहीं करना तुम लोग को। चल अब हम लोग क्या करेंगे, हमें इस सॉल्यूशन में तो पता चल गया कि वाटर कितना प्रेजेंट था, अब हमारा काम है यदि मैं सॉल्यूशन को उस टेम्परेचर पे ले जाऊंगा तो उसमें वेट ऑफ वाटर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ चलिए जब इस टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो सोचो कितना डिप्रेशन आया ऑब्जर्व, कितना डिप्रेशन ऑब्जर्व हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में। तो यदि सॉल्यूट नहीं होता, प्योर सॉल्वेंट होता तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा होता वो सॉल्वेंट, लेकिन जैसे इसमें मैंने सुक्रोज ऐड किया तो अब सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा या कूल किया गया कितने टेम्परेचर तक, -3.534। तो इस कूलिंग प्रोसेस में डिप्रेशन कितना आया, +3.534। मैं चलिए बाय प्रोसेस चलता हूँ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ क्या होगा T0F माइनस टी एफ, यहाँ पे ध्यान देना है T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, TF का वैल्यू क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और एक चीज़ यार हमेशा याद रखना, डेल्टा TF कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। KF का वैल्यू 1.86। अब मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या लिखा जाए यार जरा समझना तुम लोग, ठीक है, थोड़ा समझना तुम लोग। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का है तो क्या सुक्रोज, अब बटा में क्या आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसी यूनिट में केजी में, ठीक। जरा तुम लोग बताया यार मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सुक्रोज, मोल्स ऑफ सुक्रोज क्या लिखेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट तो 342 हो जाएगा, लेकिन वेट ऑफ सुक्रोज क्या पुट करें बता जरा, वेट ऑफ सुक्रोज क्या पुट करेंगे। तो देख यार यहाँ पे वेट ऑफ सुक्रोज कितना था 254.84 ग्राम, तो क्या मैं वेट ऑफ सुक्रोज यही पुट कर सकता हूँ इधर कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ यार, क्यों, सुक्रोज का अमाउंट थोड़ी ना चेंज हुआ इस प्रोसेस में। जब हमने सॉल्यूशन को कूल किया तो कूल करने के दौरान में क्या सुक्रोज भी कुछ सेपरेट आउट हो गया होगा ना, सुक्रोज काहे का सेपरेट आउट होगा, सुक्रोज थोड़ा ना फ्रीज करेगा, फ्रीज तो वाटर करेगा, सॉलिडिफाई आइस बनकर बाहर निकल जाएगा, सुक्रोज का अमाउंट चेंज नहीं होने वाला इस प्रोसेस में, इसलिए सुक्रोज यहाँ पे जितना आया था उतना ही सुक्रोज इस वाले टेम्परेचर पे भी वो रहेगा प्रेजेंट। तो इसलिए वेट ऑफ सॉल्यूट, यदि मैं मोलैलिटी की बात करूँ तो मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सुक्रोज, मोल्स ऑफ सुक्रोज कितना लिखूंगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट में उतना ही पुट करूंगा, बाय में 342, और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहते हैं वाटर का अमाउंट, वाटर का अमाउंट कितना पुट करूं, यहाँ पे कितना आ गया 745.16, क्या वहाँ पे भी मैं वही पुट कर दूँ ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि आपसे सवाल में पूछा गया हाउ मच आइस विल बी सेपरेटेड ऑफ, इसका मतलब जितना वेट यहाँ पे आया था ना इतना वेट तो यहाँ पे नहीं आने वाला है, कुछ वेट यहाँ पे आपको कम ही ऑब्जर्व होगा, और जितना कम होगा जो डिफरेंस आएगा वही तो आइस बन के बाहर निकल जाएगा। तो यदि यहाँ पे वेट ऑफ वाटर 745.16 है तो जब सॉल्यूशन को हम उस टेम्परेचर पे ले गए कूल करके तो क्या होगा, कुछ वाटर जो है आइस बन के बाहर निकल गया, कितना आइस बन के बाहर निकला नहीं पता। तो फाइनल वेट ऑफ वाटर में यहाँ पे मान लेता हूँ W डैश, क्या मान लिया बच्चों, W डैश, ये ग्राम में मान लेता हूँ, ठीक है ना। यदि ग्राम में मान रहा हूँ तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर है ना ये चीज़। चल अब यार मोलैलिटी का एक्सप्रेशन पता चल गया, T0F का वैल्यू कितना 0, क्यों, सॉल्वेंट तो वाटर ही है ना, सॉल्वेंट वाटर है तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 ले लेंगे, माइनस
TF का वैल्यू -3.534, देखना यार यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे TF का वैल्यू -3.534। कुछ बच्चे हो सकते हैं यार यहाँ पे माइनस ना लिखे, दिस माइनस में आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाना बहुत जरूरी है। फ्रीजिंग पॉइंट देख लो माइनस में 3.534 है और होना भी चाहिए। सॉल्वेंट यदि केवल वाटर होता तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करता। अब उसमें हमने सुक्रोज ऐड कर दिया, जब सुक्रोज ऐड कर दिया तो क्या अब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही ना फ्रीज करेगा, और माइनस में है तो इसलिए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में आएगा। यहाँ पे माइनस साइन के साथ पुट करना, तो यार माइनस प्लस का बड़ा लोचा, इसलिए थोड़ा यार तुम लोग ध्यान रखना माइनस प्लस का। माइनस प्लस गलती करवा सकता है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस भी आपको गलती करवा सकता है, तो यार ये सब थोड़ा बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे माइनस माइनस याद रखना, डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहाँ से प्लस में 3.534 आ जाएगा। 1.86 इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी का वैल्यू ये चीज़ आप पुट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ से आपको एक ही वेरिएबल मिलेगा। वेरिएबल केवल क्या है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार, 1.86 इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी का 254.84 बटा में 342 इंटू डब्ल्यू डैश यहाँ पे इंटू 1000। यहाँ से आप डब्ल्यू डैश यदि फाइंड आउट करोगे तो डब्ल्यू डैश का जो वैल्यू आएगा, डब्ल्यू डैश क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखना यार, यहाँ से 392.189 आ रहा, 392.19 आ रहा, ठीक है ना ग्राम। यदि यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट 392.19 आया, यहाँ पे 745.16 आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ वेट जो वाटर जो था ना वो कुछ कम हो गया, और जो कम हुआ वो कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा, आइस बनकर सेपरेट आउट हो गया होगा। तो इसलिए मैं अब बोल सकता हूँ वेट ऑफ आइस या फिर अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड आउट, कितना बोल सकता हूँ, तो 745 माइनस 1.6, देखिए यार थोड़ा 740 दिख रहा ना यार तुम लोग को, 745.16 माइनस में 392.19, और ये जो है ये वैल्यू आ जाता है 352.98 ग्राम। इसका मतलब कितना आइस सेपरेट हुआ होगा मैं अब बता सकता हूँ, कितना, तो 352.98। तो यार ये कैलकुलेशन जितना भी आप लोगों को खुद से करना, ठीक, सर लिख दिया छाप देना ऐसा काम नहीं करना, ठीक। तो यार अब आप लोग यार इस चीज़ को नोट कर लो, उम्मीद है यार ये चीज़ समझ में आ गया। बहुत अच्छा सवाल है, आप इस सवाल को यार 2 बार बनाओगे, एक बार फर्स्ट टाइम फिर खुद से एक बार बनाओगे खुद से, ठीक। तो चलिए यार नोट कर लो। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन इससे बेस्ट कर लेते हैं। एक सवाल यार देखो, ये सवाल आप लोग के लिए है, ठीक, ये आप सवाल को आपको खुद से करना है, ठीक, ये आपके लिए HW। इस सवाल का आंसर मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक। तो अब यार वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना लास्ट क्वेश्चन का बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है ना, सिमिलर क्या, उससे भी ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना, खुद से क्या करना, उम्मीद है यार बन जाएगा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं यार, मैं नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक। ये सवाल पे फिर से मैं आऊँगा। तो अभी के लिए यार वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।